सुखासन गांव अपनी हरियाली और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस साल सब कुछ बदल गया था। भीषण गर्मी के कारण किसानों के लिए काम करना मुश्किल हो गया था। बारिश न होने के कारण गांव के तालाब और नहरें सूख गई थीं। इतना ही नहीं, खेत भी बंजर हो चुके थे और पानी की भारी किल्लत के चलते लोग मीलों दूर जाने को मजबूर थे। इस वर्ष गर्मी का प्रकोप इतना बढ़ गया था कि तापमान 55 डिग्री तक पहुंच चुका था। इसी गांव में कालू नाम का एक मजदूर अपनी पत्नी और नवजात बेटे के साथ रहता था। वह गांव के सबसे धनी व्यक्ति धनराज के यहाँ काम करता था। कुछ दिन पहले कालू ने धनराज से थोड़े पैसे उधार लिए थे। एक रात जब गर्म हवाएं पूरे गांव में सनसनाहट पैदा कर रही थीं, कालू बेचैन होकर बैठा था। चिंता की लकीरें उसके चेहरे पर साफ झलक रही थीं। अरे भाग्यवान, अब क्या होगा? पूरे गांव में कहीं भी पानी नहीं है। मैंने पूरा गांव छान मारा, लेकिन पानी की एक भी बूंद नसीब नहीं हुई। अब तुम ही बताओ क्या करें? एक तो खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा और ऊपर से इतनी भीषण गर्मी है कि सारी नदियां और तालाब सूख गए हैं। अब तो बस ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। अरे जी, आप चिंता मत कीजिए। हो सकता है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हों। अगर हम हिम्मत हार गए तो इससे हमारी भूख नहीं मिटेगी, इसलिए हमें डटकर मेहनत करनी होगी। बस एक बात बार बार मन में आती है, अगर आपने धनराज का कर्ज पहले ही चुका दिया होता तो आज हालात कितने बेहतर होते। वह हर रोज आता है और हमें परेशान करके चला जाता है। लेकिन हमारे पास न खाने को कुछ है न पीने को, तो आखिर कैसे होगा? अब मैं किसी से कर्ज भी नहीं ले सकता, क्योंकि सबको पता चल गया है कि मैं समय पर कर्ज चुका नहीं पाता। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि मेरी हालत क्या है। इसी समय कुछ कर्जदार उसके घर के बाहर आ पहुंचे। वे कालू से बेहद नाराज थे, जिससे उनका व्यवहार भी कठोर हो गया था। गुस्से में भरे होने के कारण वे कालू से ठीक से बात तक नहीं कर रहे थे। तभी उनमें से एक ने तेज आवाज में पुकारा, अरे कालू, बाहर निकलेगा या मैं खुद अंदर आकर तेरा हाल बुरा करूं? तुमने हमारे पैसे दबा रखे हैं और बस टाल मटोल किए जा रहे हो। अरे भाइयों, तुम लोगों को अपने पैसे लेने हैं या नहीं? अगर नहीं लेने हैं तो यहाँ से निकलो, और अगर लेने आए हो तो यूं मूर्ति बने क्यों खड़े हो? अरे हाँ बड़े भाई, पैसे तो हर हाल में लेने हैं, चाहे इसके लिए कालू का हाल ही क्यों ना खराब करना पड़े। रुको, मैं अभी आवाज लगाता हूँ जोर से। अरे कालू, कहाँ छुपा बैठा है? हम लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। खुद बाहर आएगा या हमें ही अंदर आना पड़ेगा? जल्दी बोल। देखिए, मैं तो पहले ही कहने वाली थी और तभी ये लोग आ धमके। अब हम क्या करेंगे? आप एक ही बार इन्हें साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि 3-4 महीने तक पैसा नहीं मिल पाएगा? कम से कम बार बार की ये परेशानी तो नहीं होगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इन लोगों को क्या जवाब दूं? कितने दिनों से बस यही कहता आ रहा हूं, आज होगा कल होगा, लेकिन अब तक पैसे नहीं जुटा पाया। अब मैं इन्हें क्या कहूं? बस आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। जैसे ही कालू घर के बाहर आता है, कर्जदार उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देते हैं। कालू उठकर उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कर्जदार उसकी बात सुन सुनकर पहले ही तंग आ चुके थे। भैया, मुझे माफ कर दो, मैं समय पर पैसे नहीं जुटा पाया, लेकिन मैं वादा करता हूँ अगले महीने तक आप सबका पूरा पैसा चुका दूंगा। बस कृपा करके मुझे 1 महीने की मोहलत दे दो, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अरे बेवड़े, बहाने मत बना, मेरे पैसे निकाल, नहीं तो आज तेरा बचना मुश्किल है। तू बहुत दिनों से हमें ठग रहा है, लेकिन आज नहीं, आज तो तुझे हर हाल में पैसे देने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। अरे भैया, क्या बताऊं, भीषण गर्मी के कारण मेरी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। सिर्फ मेरी ही नहीं, पूरे गांव के किसानों की फसलें सूख चुकी हैं। मेरे पास फसल के अलावा कोई और साधन नहीं था।
इसी वजह से पैसे लौटाने में देर हो रही है। कृपा करके मेरी मजबूरी समझो। नहीं नहीं, तुम्हारी फसल बर्बाद नहीं हुई है, तुम्हारी तो नीयत ही खराब हो गई है। अभी तुमको सबक सिखाता हूँ। अरे तुम लोग मुंह क्यों देख रहे हो? इसे पीटना शुरू कर दो, ये ऐसे नहीं मानने वाला है। उसके बाद सभी कर्जदारों ने बेरहमी से कालू को पीटना शुरू कर दिया। इधर सुशीला ने देखा कि अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वह जल्दी से अपने बच्चे को गोद में उठाकर वहां से दौड़ पड़ी। भागते भागते सुशीला गांव की नदी के पास पहुंची और हाँफते हुए रुक गई। वह घबराई नजरों से इधर उधर देखने लगी, लेकिन पीछे से कर्जदार उसका पीछा करते हुए तेजी से आ रहे थे। हे भगवान, अब बस आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। ये लोग मुझे और मेरे बच्चे को नहीं छोड़ने वाले। मुझे नहीं तो कम से कम मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। तभी उस रास्ते से एक साधु गुजर रहे थे। साधु जी को देखकर सुशीला के मन में ख्याल आया कि अपने बच्चे को उनकी सुरक्षा में दे देना ही सबसे सही होगा। बिना कोई देर किए उसने अपनी बच्ची को साधु जी की ओर बढ़ा दिया। बच्ची से दूर होते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह जानती थी कि उसकी बच्ची का जिंदा रहना सबसे जरूरी है। जैसे ही साधु जी बच्ची को लेकर आगे बढ़े, तभी कर्जदार सुशीला के पास पहुंच गए। उन्होंने उसे पकड़ लिया और जबरन गांव वापस ले आए। गांव पहुंचते ही सुशीला की नजर जमीन पर पड़ी। वहां कालू खून से लथपथ पड़ा हुआ था। हे भगवान, कालू, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? हाय, तुम मुझे भी अपने साथ ले जाते। अब मैं अकेले जीकर क्या करूंगा? हाय रे मेरी किस्मत। जिसका पति चला गया वह जीकर क्या करेगी? अगर इसे जिंदा छोड़ दिया तो यह हमारे खिलाफ शिकायत कर देगी और हम सब जेल चले जाएंगे। इसे छोड़ना बहुत बड़ी गलती होगी। बताओ, इसका क्या करना है? अरे नहीं भैया, मुझे मत मारो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा और न ही पुलिस में शिकायत करूँगा। इतना ही नहीं, मैं आपका सारा कर्ज भी चुका दूंगा। कृपया मुझे छोड़ दो। गांव के सभी लोग मूर्ति की तरह खड़े तमाशा देख रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह कर्जदारों का विरोध कर सके। कर्जदारों ने कालू को मार डाला और वहां से निकल पड़े। उधर साधु बाबा बच्चे को अपनी कुटिया की ओर ले जा रहे थे। रास्ते में एक किसान उन्हें देखकर रुकता है और उनसे बात करने की सोचता है। अरे बाबा, यह बच्ची को कहाँ ले जा रहे हो? अगर आप बुरा न माने तो इसे मुझे दे दीजिए। मैं इसे प्यार से पाल पोस कर बड़ा करूंगा। वैसे भी भगवान ने मुझे संतान का सुख नहीं दिया है। इस बच्चे को देखकर मेरी पत्नी भी बहुत खुश हो जाएगी। अरे नहीं बच्चा, इस बच्चे को मैं अपना चेला बनाऊंगा और इसे वह सारा ज्ञान दूंगा जो मेरे पास है। शायद भगवान ने ही इसे मेरे पास भेजा है ताकि मैं इसे बुद्धिमान बना सकूं। अब तुम जाओ। साधु की बात सुनकर वह क्रोधित हो गया और उसने मन बना लिया कि वह अगले दिन गांव वालों को साधु के बारे में सब कुछ बता देगा। अगले दिन तेज गर्मी के कारण लोग अपने घरों में रहने के बजाय गांव की चौपाल पर एकत्रित हुए थे और वहीं बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। अरे भाई सूरज, अब तो कालू और सुशील भी नहीं रहे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि गांव अब थोड़ा उदास हो गया है? भाई मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। जमींदार ने कालू और उसकी पत्नी को मरवा दिया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कालू हमारे साथ रहता था, हमें हंसाता था और जरूरत पड़ने पर हमारी मदद भी करता था। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब वह वापस नहीं आ सकता। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, आखिर उसका बच्चा कहाँ है? गांव के सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वही किसान वहां आता है जो साधु से बच्चा मांग रहा था। गांव वाले यह नहीं जानते थे कि बच्चा साधु के पास है। किसान सबसे पहले वहां पहुंचता है और चुपचाप गांव वालों की बातें सुनने लगता है। अरे भाई, मुझे भी बहुत